हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराया, रिकॉल कराया, जिससे कि जो बच्चे पहले भूले होंगे उनको वो याद हो जाए। राइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट फिर से आपको रिवाइज हो गया होगा, और जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं था वो आज आपका फिर से क्लियर हो गया। राइट, चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ज्ञान कलश। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस और मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, और कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। राइट, चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस और ठीक। चलिए चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी इन द फॉलोइंग एग्जांपल। मींस हमें एग्जांपल दिया, पूछ रहा है इस एग्जांपल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। राइट, तो देखिए पहले प्राइस क्या था, 4। जब प्राइस 4 था हमारी डिमांड क्या थी, 10। और जब हमारा प्राइस 5 हुआ तो डिमांड क्या हो गई, 5। अब मैम आपने सिखाया तो बिल्कुल देखिए क्या फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। अब देखिए क्वांटिटी कितने से चेंज हो रही है, 5। प्राइस कितने से चेंज हो रहा है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है। राइट, फाइव वन का 5, 2 का, और 4 को बेटा माइनस माइनस कैंसिल, और हम लोग 4 को है 2 से, 2 1 का 2, 2 का। तो चेक करिए, चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, हो सकता है जल्दी आते में क्लियर ना हुआ हो। देखिए डिमांड कितनी है, 15 माइनस 10 कितना हुआ, 5। तो चेंज अपॉन क्यू कितना है, 5। प्राइस, पहली प्राइस 4 थी, अब कितनी है, 5। मीन 5 माइनस 4, प्राइस माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। पी, ओरिजिनल प्राइस कितना है, 4। क्यू कितना है, ओरिजिनल 10। राइट, 5 1 का 5, 2 का 2 1 का 2, 2 का। ईडी देखिए आपको कितनी आ रही है, 2। अब आप चेक करिए क्या आंसर आपका 2 आ गया है, क्या कोई ऑप्शन में 2 गिवन है, -2.5 है नहीं, +3.5 है नहीं, 4.8, इट मींस नन ऑफ दीज। चेक नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन, जैसे कि हमने आपको बताया था प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, जब हमारी डिमांड प्राइस के थ्रू चेंज होती है इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस। तो देखिए चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन रियल इनकम, चेंज इन प्राइस। अब देखिए चेंज इन प्राइस हो नहीं सकता, रियल इनकम की यहाँ बात ही नहीं है, माइक्रो पढ़ रहे हैं हम लोग। चेंज इन डिमांड से हो नहीं सकता क्योंकि प्राइस का कोई तो रोल होना चाहिए, इट मीन चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मार्क योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। For given goods, price elasticity of demand is। अब नाम given goods क्या है, आपने नॉर्मल गुड्स, इंटीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स, कंफर्ट गुड्स, लग्जरी गुड्स पढ़ा भी है, सुना भी है, आपने पढ़ाया भी है, लेकिन गिवन गुड्स क्या है मैम? बेटा गिवन गुड्स वो होते हैं जो हमारी नेसेसिटीज फुलफिल करते हैं। मींस जब हमारी इनकम, जब हमारा प्राइस बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, तो नेसेसिटीज भी बढ़ती है। ठीक है, अगर हमारा प्राइस बढ़ता है, हमारी उस वाले गुड्स की नेसेसिटीज जो नीडी होती है, जो हम लोग की जरूरत की चीजें होती है, नेसेसरी होती है, वो भी हमारी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर इनकम है तो हमारी लग्जरी की डिमांड इंक्रीज करेगी। इट मींस दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो देखिए क्या कहीं यहाँ पर ऑप्शन पॉजिटिव का है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर। अब ना तो हमने पढ़ा है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स की होती है? 5। फिर से रिवाइज करते हैं। इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। कितनी हुई? 5। तो फटाफट चेक करिए क्या कहीं ऑप्शन में 5 गिवन है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व वर्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट इन 1881 बाय। अब हमारा इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? एजवर्थ। एजवर्थ ने हमारा इंडिफरेंस कर्व 1881 में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड, एनी statement of the demand of an object is considered complete when it is mentioned in the following। हमारा डिमांड का स्टेटमेंट कंप्लीट कब होगा? पहला ऑप्शन प्राइस ऑफ द गुड, डिमांड ऑफ द गुड, टाइम पीरियड और ऑफ द अबव। मतलब हमारी डिमांड कंसीडर कब होगी? उसमें प्राइस फैक्टर भी होना चाहिए, यस और नो। डिमांड फैक्टर भी होना चाहिए और बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी होनी चाहिए, मतलब कि तीनों होने चाहिए। ऑल ऑफ दी, ऑल ऑफ दी अब। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट। फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज, लग्जरी गुड्स के लिए हमारी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। बताइए, हमने भी लास्ट की चैप्टर में पढ़ा था ना, जब लग्जरी हमें लेना है दैट इज हाईली इलास्टिक। और अगर ऑप्शन आपका हाईली इलास्टिक नॉट गिवन है तो आप इलास्टिक भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। ऑन द अदर हैंड डिमांड हमारा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। जो क्वांटिटी बताए दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिमांड मींस क्वालिटी। कितना गुड्स हो कितनी क्या क्वालिटी होगी तभी हम डिमांड जस्टिफाई करेंगे ना, इंक्रीज और डिक्रीज है। ठीक, तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ऑन द अदर हैंड डिमांड हमारा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, देखिए मैंने अभी पूछा, अभी मैंने आपको बताया, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो अभी नाम आपने बताया है, कंफ्यूजन है ही नहीं। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? ये बार बार हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इन विच गुड प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। कौन से हमारे गुड से कि अगर प्राइस घटता है डज नॉट मेक, कोई भी चेंज नहीं होता हमारी डिमांड में। प्राइस घट रहा है तो हमारी डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है, लग्जरी होगा, हम तो जाकर परचेज करेंगे। नेसेसिटी बेटा हमें लेनी ही लेनी है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, हमें तो लेना ही लेना है ना बेटा, पेट तो हमें भरना है, हमें पेट तो भरना ही है। चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो हमें प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो, हमें डिमांड का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें उतना ही लेना है। ठीक, कंफर्ट गुड्स नन ऑफ दीज, बेटा ऑब्वियस सी बात है नेसेसिटी को, चाहे इसका प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, हमारी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हमें लेना है तो हमारे घर में अनाज इतना लगता है तो उतना ही अनाज लेना है। ऐसा थोड़ी प्राइस बढ़ जाएगा तो जो आपके घर में 1 किलो का अनाज लगता है उसको आप आधा किलो कर देंगे, ऐसा तो बेटा होगा नहीं, राइट? तो योर मार्क इज ऑप्शन नंबर बी, नेसेसिटी गुड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ गुड, फिर से रिपीट कर रही हूं, द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम्ड एंड द कंज्यूमर्स यूटिलिटी इज शोन। मींस अमाउंट ऑफ गुड्स हमारा क्या कंज्यूम हो रहा है और कंज्यूमर्स की यूटिलिटी कौन शो करता है। तो बेटा सबसे पहले कि अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम और कंज्यूमर्स यूटिलिटी, अब यूटिलिटी वर्ड आया है तो इसका मतलब यूटिलिटी से संबंध कुछ होगा,
क्योंकि ये तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू गुड्स दिखाता है, डिमांड हो नहीं सकता, बजट लाइन हो नहीं सकता। इट मींस इज नोन एज यूटिलिटी फंक्शन, मींस द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड एंड द कंज्यूमर यूटिलिटी इज शोन बाय यूटिलिटी फंक्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the not assumption of the law of demand in the law of demand? मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड का assumptions में आए, एक्सेप्शंस में आए, फीचर्स में आए, ठीक है, क्या इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या चीजें सही है क्या गलत है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन बेटा मेजॉरिटी आते हैं जिसमें कि स्टूडेंट हम आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करिए। मैं तो करवाई हूँ लेकिन बेटा पॉसिबल नहीं है मैं सब कुछ कराती हूँ मैंने आपको, और ये भी नहीं है कि आप क्वेश्चन करा रहे हैं यही क्वेश्चन मेरे को एक दो फंसेगा, हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना बेटा, उस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन फंसे, क्या पता आपकी किस्मत बहुत अच्छी है क्वेश्चन फंस जाए, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़िए और जितना हो सके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करिए। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के ये किसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, किसने कौन सी क्या डेफिनेशन दी, कौन किसका क्या फादर है, ये सब क्वेश्चन बेटा रेगुलरली बहुत पूछता है, क्योंकि पता होता है कि बच्चों को ज्यादा ये याद नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। Which one of the following is not the assumption in the law of demand? लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ाया है, उसके assumption ही पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, फिर से रिकॉल करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? Price and demand are inversely related to each other. It means when price decreases, demand increases, and when price increases, demand decreases. Yes or no? और क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? जब हम लोग प्राइस की यहाँ बात करेंगे हमारे जितने अदर फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे, रिमेन कांस्टेंट। हमारे जितने अदर फैक्टर्स हैं दैट विल रिमेन कांस्टेंट, बताया था मैंने। अब दैट विल रिमेन कांस्टेंट, यही मैंने आपसे कहा था, यही हमारे असम्पशन होते हैं, क्योंकि जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड की बात करते हैं, जब हम लोग प्राइस और डिमांड की बात करते हैं बेटा जी, तब हमको कुछ assumptions भी होंगे, और assumptions क्या होंगे, other factor will remain constant। It means जितने भी other factors होंगे, taste, preference, number of consumer, price related goods, income, ये सब हमारे क्या होंगे, constant होंगे। रिकॉल हो गया? क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए assumption पूछा, there is no change in the taste of preference, सही बात है, हमारे taste of preference में चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम ऑफ द गुड्स रिमेन कांस्टेंट, जब हमारी गुड्स की इनकम कांस्टेंट रहेगी तब तो लोग डिमांड देख पाएंगे। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस सब्स्टिट्यूट, सीधी बात है, हमें सब्स्टिट्यूट में प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाय डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट, ये हमने नहीं पढ़ा है, तो बेटा आप बंद करके मार्क योर ऑप्शन नंबर डी, मार्क योर ऑप्शन नंबर डी मींस consumers are affected by the demonstration, are affected by demonstration। consumers बेटा demonstration effect से कुछ इफेक्ट नहीं होता, उसे मतलब होना चाहिए कि assumptions क्या है, हमारी other factors constant रहे, परंतु हम एनालाइज कर पाएंगे कि हमारी डिमांड क्या है या उनकी डिमांड क्या है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। In the economics, if a diagram has a line passing through the origin and has a 45-degree angle with either axis, and it is asserted that along the line x is equal to y, what is tactile assume? अब मैम tactile वर्ड क्या है? तो ये कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है, सीधा तो लॉजिक आपका कह रहा है बेटा, आपका सीधा सा लॉजिक कह रहा है कि अगर हमारा डिमांड ग्राफ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है, बता रहा है x इज इक्वल टू y है, x इक्वल टू y है, तो हमारा ये जो पूरा फिगर है कैपिटल है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे। ठीक, ऑप्शन पढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो।
बोथ वेरिएबल्स आर प्योर नंबर मतलब एक्स का वेरिएबल और वाई का वेरिएबल के नंबर क्या है, प्योर है। बोथ वेरिएबल्स आर इन डिफरेंट नंबर, बेटा डिफरेंट नंबर होगा तो ये कभी इक्वल होगा ही नहीं। अगर दोनों नंबर डिफरेंट होगा क्या दोनों इक्वल होगा, इक्वल नहीं। बोथ वेरिएबल्स आर इन सेम यूनिट, अगर मान लीजिए x हमारा 2 है y 2 है, सेम यूनिट है, तभी तो हमारा x एंड y बराबर होगा। yes or no? It means your option number C is correct. क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। The statement supply created its own demand is given by, मतलब कि इसका क्या मतलब है ना, सीधा सा लॉजिक है। अगर हमारे मार्केट में कोई नई चीज की सप्लाई हो रही है, कोई हमारे मार्केट में नई चीज डिमांड, हम लोग शॉप पे जाते हैं और हम देखते हैं ये सामान नया है या कम देखा है, तो हमारे दिमाग में सब चीजें क्या स्ट्राइक करती है, यार ट्राई करना चाहिए, ये स्ट्राइक करता है हमें ये ट्राई करना चाहिए। इट मीन इसका क्या मतलब है, जैसे ही कोई चीज सप्लाई हमारी वो डिमांड अपने आप क्रिएट हो गई। हमारे माइंड में पहले से नहीं था कि ये चीज लेनी है, हमको पता नहीं था मार्केट में वो चीज आई है। yes or no? हमें तो पता भी नहीं था मार्केट में वो चीज आई है। तो सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, सीधी लॉजिक है। कैसा हुआ था जब पता है नया नया किंडर जॉय, जब मैं शॉप पे जाती थी ना सामान लेने, मैंने किंडर जॉय देखा, मुझे बहुत मन करता था कि मैं एक बार ट्राई करूं, एक बार ट्राई करूं। बट जब मैंने ट्राई किया, लिटरली इट वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस। इट वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे किंडर जॉय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जब किंडर जॉय मार्केट में आया तभी तो बच्चों की डिमांड बढ़ी, मुझे किंडर जॉय खिलौना वाला खाना चाहिए, स्नैक चाहिए, टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए। यस और नो? अब बात आती है मैम, ये आपको समझा दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया किसने है बेटा, ये स्टेटमेंट जेबी से ने दिया। किसने दिया है, जेबी से। क्लियर? चलिए, विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बर्गर बाय 22%, इट्स डिमांड फॉल्स बाय 25%। मतलब कि डिमांड कितनी है 25% और बर्गर की डिमांड प्राइस फॉल कितनी हुई 22%। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, तो हम लोग चेक करेंगे, ईडी यही निकालते हैं, परसेंटेज चेंज है क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसे निकालते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है 22 कितना होता है 44, 22 1 का 22 होता है, इसका मतलब आंसर हमारा सम ऑफ 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। और आपने नाम बताया है कि 1 से ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक। तो चेक करिए क्या इलास्टिक का ऑप्शन है, मार्क योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। What would be the price elasticity of demand at the midpoint? Midpoint of a straight line demand curve means जब भी हम लोग, जैसे मैंने आपको ज्योमेट्रिक पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था, जो ये मिड पॉइंट है दैट इज नोन एज ईडी इज इक्वल टू 1। क्यों? जितना चेंज ऊपर उतना ही चेंज नीचे। यस और नो? कह रहा मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व क्या कहते हैं, कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है? तो क्या ईडी इज इक्वल टू 1? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड elasticity of demand is calculated as, according to geometric method हम लोग ईडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने बताया था लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। यस और नो? फटाफट चेक करिए क्या कहीं ऑप्शन है, अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट, ये नहीं है। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट मींस मार्क योर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो ए भी हो ही नहीं सकता और इन दोनों को एक तो होगा ही होगा, तो पहले ये चीज दोनों ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गए। फिर बात आती है, मैं थोड़ा सा करते करते ही थक जाऊंगी। चलिए, श्याम spent 5,000 on a commodity and bought 25 units, मतलब कि 5,000 प्राइस पे उसने कितने यूनिट परचेज किए 25। ठीक,
व्हेन इट प्राइस चेंज हो गया, प्राइस हमारा 5,000 से 6,000 हो गया, तो उसने कितना कंज्यूम कर लिया, 20 यूनिट। तो फटाफट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड विल बी, तो फटाफट निकालते हैं। 1,20,000 1,25,000। आई होप बेटा की नाच मेरी आती है, क्लियर है। फिर भी बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा, ठीक। देखिए प्राइस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और हमारा टीआर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इट मींस इन दिस क्वेश्चन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। एंड इनवर्सली रिलेटेड किसमें होता है, इन केस ऑफ इलास्टिक मींस ईडी इज क्या होता है, ग्रेटर दैन 1, 1 से बड़ी है ईडी, यस और नो। तो देखिए 1 से बड़ी ईडी, यहाँ तो 1 ही बड़ा है, 1 से बड़ी ईडी मींस मार्क योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा। मैंने क्वेश्चन आपके लेक्चर प्रीवियस वीडियो मैंने करवाए भी थे, तो अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आया कि मैम ने ये कैसे किया और इनवर्स रिलेशन है तो इलास्टिक कैसे हुआ, तो मेरी रिक्वेस्ट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आई नो आप सबको आता है, तभी आप लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर से रिकॉल, फिर से रिवीजन बहुत जरूरी होता है। मुझे भी रिवीजन जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से भगवान से डायरेक्ट आए हैं, हमें रिवीजन की जरूरत नहीं, सबको रिवीजन की जरूरत है। तो अगर यहाँ पे समय आपको लग रहा है कि इनवर्स हुआ, इलास्टिक कैसे हुआ, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, वॉच माय प्रीवियस वीडियो, मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए फिर से स्टेटमेंट के क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज इनकरेक्ट, हमारा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें तो बहुत कंफ्यूजन होती है। जब पूछता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हम पढ़ते हैं सब करेक्ट लगता है, जैसे पूछता है इनकरेक्ट है, अरे यार ये भी इनकरेक्ट है, ये भी सारे तो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में फोकस थोड़ा सा ज्यादा करिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Higher numerical, option A, higher numerical value of elasticity indicates larger effect of price change on the quantity demanded। मतलब कि ना जब वो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, हायर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी हमें इंडिकेट करता है कि हम लोग का प्राइस चेंज में ज्यादा इफेक्ट आ रहा है ऑन द क्वांटिटी डिमांड। मतलब ये सही है, यही पढ़ के आए हैं हम लोग। Elasticity of demand can vary only between -1 and +1 है, ऐसा तो मैंने पढ़ाया है क्या, ये आपने पढ़ा है क्या, हो सकता उससे मैंने कुछ स्किप कर दिया कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो मैंने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था कि जब कोरिलेशन जब हम निकालते हैं उसका आंसर -1 एंड +1 के बीच का होता है। यस और नो, आई थिंक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने ये पढ़ा नहीं है ना, ये आपने पढ़ा है, राइट। चल आगे पढ़ते हैं, हम अभी तक तो मुझे लग रहा है यही इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं। द डिमांड कर्व फॉर ऑल कमोडिटीज व्हिच हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल, जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं, जब व्हिच हैव यूनिटरी इलास्टिक, जब हम लोग प्लॉट करके बनाते हैं तो ये क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो बनता है। नाम ये भी सही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस्टैब्लिशेस अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव। तो आगे बेटा पढ़ना ही नहीं, मतलब ये सही है। इनकरेक्ट कौन सा हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन वेरी ऑन बिटवीन -1 एंड +1, क्योंकि बेटा आंसर हमारा 2.5 भी आता है, हमारा आंसर -2.5 भी आता है। यस और नो, इट मींस elasticity of demand can vary only between -1 and +1 is incorrect statement. तो mark your option number B. क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मैं कर देंगे जी। चलिए सीटेरिस
पैरीबस मीन्स, अरे मैम ये तो मैंने नया वर्ड सुना है, मैंने भी नया वर्ड सुना। अब मैम ये होता क्या है सेटिरस पैरीबस, क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है हमारी अदर चीज क्या होती है कॉन्स्टेंट, उसका ये अदर नहीं, ठीक है। तो सेटिरस पैरीबस मीन्स अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और रिमेन कांस्टेंट। चेक देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या पता जो मैंने आंसर बताया वो ऑप्शन ही ना हो। होल्डिंग सप्लाई कांस्टेंट, नो। होल्डिंग डिमांड कांस्टेंट, नहीं। मैंने बताया नहीं प्राइस बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, यही बताया मैंने। तो ceteris paribus means other factors being constant. Mark your option number D. ये नया वर्ड था, नया स्टेटमेंट था, yes or no? चलिए पता चला, सॉल्व करने का टाइम पता चला, अच्छा ही नई चीज भी आई है, राइट? चलिए which one of these is not an example of substitute good? हमें जो इसमें से दिया है इसमें से हमारा सब्स्टिट्यूट एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? टी की जगह कॉफी पी सकते हैं, कोक की जगह पेप्सी पी सकते हैं, इंक पेन की जगह हम लोग बॉल पेन यूज कर सकते हैं, क्या ब्रेड की जगह बटर खा सकते हैं? मतलब घर में बटर नहीं है तो दूध ब्रेड की जगह हम लोग दूध और मक्खन खा सकते हैं? नो। देन bread and butter is not an example of substitute good. Mark your option number D. क्लियर हुआ? चलिए फ्रॉम द गिवन डिमांड शेड्यूल, देखिए डिमांड शेड्यूल दिया है आपको। फ्रॉम द गिवन डिमांड शेड्यूल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व, हमें बताना है इस डिमांड शेड्यूल से हमारे डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट आया। इफेक्ट क्या होते हैं? दो ही होते हैं, या मूवमेंट आता है या शिफ्ट आता है। मूवमेंट दो होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, और शिफ्ट भी दो होते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर है? फटाफट हम लोग चेक करते हैं। देखिए डायरेक्ट हम ग्राफ ही बनाते हैं बेटा, तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए जैसी करते वैसे नहीं करते। अब देखिए मान लीजिए ये प्राइस 90 है, 20 पे हमारी डिमांड कितनी है? 100, यही है। अब प्राइस 30 हो गई, प्राइस बढ़ के क्या हो गई? 30 हो गई, और डिमांड हमारी क्या हो गई? 70। तो मतलब कि क्या आया? क्या आया? हमारी प्राइस बढ़ी है यहाँ पर बेटा, हमारी प्राइस यहाँ पर बढ़ गई है और डिमांड हमारी कम हुई है। यस और नो? इट मीन प्राइस और डिमांड की बात है। अब ध्यान से दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। प्राइस और डिमांड की बात है, इसका मतलब प्राइस और डिमांड हम लोग क्या बात करते हैं? जब हमारी अदर फैक्टर कांस्टेंट होती है। यस और नो? जब हमारे अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं तभी तो हम प्राइस और डिमांड की बात करते हैं। तो जहां पर हम लोग अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, एनी चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस के कारण कोई चेंज आता है हमारे डिमांड कर्व में, तो हमारे डिमांड कर्व में मूवमेंट आता है, एंड दैट इज मूवमेंट विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब देखिए पहले ये था, ये हमारा अपवर्ड, ठीक। अब ये डिमांड कर्व ये था, ये ऊपर की तरफ क्या हुआ? शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ? अपवर्ड। क्या चेक करिएगा, कहीं ऑप्शन में अपवर्ड है? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड। क्लियर है? फिर से रिमूव हो गया। चलिए आई होप क्लियर है। चलिए फिर आते हैं, Which of the following is an example of complementary good? अब मैम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? दोनों साथ में परचेज करते हैं, यस और नो? सपोज था उसमें था नॉट सब्स्टिट्यूट, इसमें कौन सा इसमें है? टी एंड कॉफी। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टी की जगह कॉफी पी सकते हैं, कोक की जगह पेप्सी, ये भी सब्स्टिट्यूट है। राइस नहीं तो व्हीट खा सकते हैं, बिल्कुल।
मतलब तीनों ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं, क्योंकि तीनों एग्जांपल किसके, सब्स्टिट्यूट गुड्स के, इसका मतलब नन ऑफ। क्लियर है? चलिए, when two or more goods are demanded simultaneously, दो या दो से ज्यादा को हम लोग साथ में डिमांड करते हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट डिमांड। यस और नो? जिसने मैंने डिमांड का लेक्चर देखा होगा उसे पता होगा, जब हम लोग दो या दो से ज्यादा गुड्स को साथ में डिमांड करते हैं, दैट डिमांड इज नोन एज जॉइंट डिमांड। मार्क योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। There will be dash in the demand curve with an increase in the price of petrol। अगर हमारे डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, जब कार का प्राइस बढ़ रहा है और पेट्रोल का प्राइस ऑफ द पेट्रोल, हमारे सॉरी देयर विल बी डैश डिमांड ऑफ अ कार का डिमांड पर क्या रहेगा, जब हमारा पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। अब फिर बात आती है ना, पहले तो ध्यान दीजिए, कार एंड पेट्रोल प्राइस की चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? प्राइस चेंज हो रहा है। प्राइस चेंज हो रहा है, इसका मतलब शिफ्ट तो हो नहीं सकता है, मूवमेंट है वो। यस और नो? तो अगर देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड पर क्या होता है, अभी हमने पिछले का आपको पढ़ा था 20 से 30 प्राइस हुआ, डिमांड पर क्या हुआ, अपवर्ड हुआ। 20 से 10 हुआ होता है, डिक्रीज होता है, प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अपवर्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, MUX of X commodity. Marginal utility of X commodity is 40 and marginal utility of Y commodity is 40. If the price of X at equilibrium will be, हमारा if price of X equilibrium पे क्या होगा, देखते हैं। दो कमोडिटी की बात है, नाम फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करते हैं क्योंकि आपको याद नहीं है, हो सकता है याद हो। जब वीडियो देखिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये याद था कि नहीं याद था। ठीक, देखिए MUX दिया है 40, MUY कितना दिया है 30। If the price of X at the equilibrium will be, अब आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर x का पूछ रहा है तो हमें y का तो पता होना चाहिए ना। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। मैं मुझे ही लगता है यहाँ पर y का मिस हो गया है, तो ये क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ मिसप्रिंट है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर MUY दिया होता तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ठीक, अगर मान लीजिए ये हमें दिया है 40, ये हमें दिया है 30, तो बेटा यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया होता और हमें ये वैल्यू निकालनी होती, तो हम लोग बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ, लेकिन हम वही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमें मिसप्रिंट, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है यहाँ क्या। लेकिन अगर मान लीजिए दिया होता तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, तब हमारे इनमें से कोई एक आंसर। क्लियर है? इन केस ऑफ ट्रू कॉमोडिटी पढ़ के सभी आए, ठीक, क्योंकि ट्रू कॉमोडिटी क्यों है, क्योंकि एक्स और वाई की बात हुई, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि वो मिसप्रिंट है। कार्डिनलिटी मींस यूटिलिटी कैन बी। कार्डिनल ऑर्डिनल पढ़ाया है, कार्डिनल का था क्या था, उसको हम लोग मेजर करते हैं, ऑर्डिनल को मेजर नहीं करते, वहां पर रैंक होती है, नहीं सिखाया था। तो मींस यूटिलिटी कैन बी, तो क्या आएगा बिना ऑप्शन देके, मेजर्ड। तो क्या देखिए कहीं ऑप्शन है, रैंक है नहीं, नॉट मेजर्ड, ऑप्शन ए।
मार्क योर ऑप्शन नंबर ए मेजर। क्लियर है? नेक्स्ट, which of these is a condition of for the continuous equilibrium by indifference curve? मैंने indifference curve पढ़ाया है, yes or no? उसकी क्या कंडीशन है? हमारे मेरा क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको याद होना चाहिए, हमारे एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। क्या देखिए ये कंडीशन कहीं दी है क्वेश्चन में? ये है नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं है। देखो हमारे एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। मार्क योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आई होप बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। In deciding how to produce, the economy should consider। जब हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे प्रोड्यूस करें, तो उस इकोनॉमी हमारा क्या उसमें कंसीडर होता है, क्या कंसीडर करते हैं? हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है? दो टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। यस और नो? लेबर इंटेंसिव भी होती है, बी भी होती है, तो मतलब कि बोथ ए एंड बी, इसी दोनों को डिसाइड करते हैं हम लोग कि हमारे हाउ टू प्रोड्यूस, हम लोग प्रोड्यूस कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी? हमारी कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी में हमारी इकोनॉमी का एम होता है कि हमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लेवल में डिटरमाइन करना है? तो इनकम एम्प्लॉयमेंट जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नाम, अनदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेटा अदर नेम है प्राइस थ्योरी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर प्राइस थ्योरी पूछा होता तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता, लेकिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, इट मीन मैक्रो। क्लियर है? तो बेटा मैंने 40 पहले कराए थे, 30 आज कराए, 70 क्वेश्चन है। ठीक, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स जितनी होती मैंने प्रैक्टिस करी, ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिस और कराती हूँ, लेकिन अभी आपका मुझे मैक्रो भी रिवाइज कराना है और उसके साथ साथ इंडियन भी कराना है। कौन से पढ़ाने का मुझे उसके भी क्वेश्चन कराने हैं। तो माइक्रो के बेटा मैंने 70 क्वेश्चन कराए। ठीक, आई एम नॉट सेइंग कि 70 में से आएगा, लेकिन किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता फंस गया। ठीक, और किस्मत और अच्छी हुई, अगर आपने अच्छे से मेरे पढ़ाए तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उन कॉन्सेप्ट में से कोई क्वेश्चन फंसेगा, कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन आना ही है। यस तो ना, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन आना नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व करिए। अगर आपको लग रहा है कोई एमसीक्यू आप नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, क्वेश्चन लिखिए और पूछिए मैम इसका क्या और समझ नहीं आया, डेफिनेटली आई विल आंसर। ठीक है, क्योंकि बेटा मुझे आगे भी फर्दर पढ़ाना है, तो पॉसिबल नहीं है मैं इसी के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपके बीए 45 होते हैं, करने आपको सिर्फ 35 है, 45 आते हैं, करने कितने 35। इन 35 में से भी कुछ ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, कुछ मैक्रो होगा, कुछ इंडियन। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर कंप्लीट होती है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि आपको हम पढ़ाएंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करवाएंगे। एनडीपी से एनएनपी कैसे बनता है, एमपी से एफपी कैसे बनता है, एनपी से डीपी कैसे बनता है, यस और नो। वैल्यू एडेड मेथड्स क्या है, राइट, और ही मेथड से। तो हम लोग उसको शॉर्ट लेक्चर में रिकॉल करेंगे और तुरंत ही कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के बाद तुरंत ही उससे रिलेटेड होगा क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। एंड आई नो आपके अकाउंट का पेपर 31 को है, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन तुरंत अकाउंट एनर्जी का पेपर देने के बाद बेटा सीयूटी की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। ठीक है, सीयूटी की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको हर सब्जेक्ट में ज्ञान कलश के थ्रू हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि ज्ञान कलश का एम है हर फील्ड में फोकस करना, हर फील्ड के बच्चों को वैल्यू देना, इंपॉर्टेंट देना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, अकाउंट, राइट। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट डे बाय डे क्लियर हो रहे हो। हर टीचर, आपके जितने स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर्स हैं, अगर नहीं है
बिल्कुल भी कमेंट, उनकी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में बताइए ज्ञान कलश में, ज्ञान कलश चैनल पे ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू, फ्री कोचिंग के थ्रू आपके हर स्ट्रीम को पढ़ाया जा रहा है, हर स्ट्रीम के सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, हर स्ट्रीम के सब्जेक्ट को फोकस किया जा रहा है, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस बेटा सब्सक्राइब करके छोड़ना नहीं, उसे हमें उसके बेल आइकन पे दबाना है। और इसके साथ साथ हमें आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, जिससे कि अगर किसी से यूट्यूब पे कुछ मिस होता है तो वहां टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू उसे नोटिफिकेशन या न्यू अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके अकाउंटेंसी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इकोनॉमिक्स के साथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।